हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महिमा। तो आज हम सभी इंडस्ट्रीज चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का, जिसको हम क्या बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, इसमें हम पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय क्रियाकलाप हिंदी में। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम, द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। ये चैप्टर है हमारा उद्योग, चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का, और ये हम करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे क्या दिया है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, इन्वॉल्व चेंजिंग रॉ मटेरियल्स इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। चेंज रॉ मटेरियल्स को चेंज करना वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल है उसको मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में चेंज करना, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए। जैसे कि आपने पेड़ का यूज़ करे, पेड़ से पेपर बनेगा, तो उसका पल्प लिया, छाल उसकी, पल्प से क्या बनेगा, पेपर। पेपर की अपनी वैल्यू, जब वो पल्प है और तो उसकी अलग वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल लो वैल्यू है। देन जब पेपर बन गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, और जब पेपर से नोटबुक बन गया तो उसकी और वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस है मैन्युफैक्चरिंग की, 2 स्टेजेस हैं, और हर स्टेज, ईच स्टेज एड्स वैल्यू। हर स्टेज क्या कर रही है, वैल्यू को ऐड कर रही है, एंड यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट, और यूटिलिटी बढ़ रही है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, इस तरह से बताया जा रहा है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या करती है, रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल बनाती है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एड्स वैल्यू एट एवरी स्टेप। ठीक है, इसमें हर स्टेप पर क्या होएगी, वैल्यू ऐड होएगी। जैसे कॉटन से क्लॉथ बन जाना, ठीक है, कॉटन से क्लॉथ का बन जाना। फाइनल प्रोडक्ट्स आर मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल देन अ रॉ मटेरियल। फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा यूजफुल होगा, ज़्यादा वैल्यूएबल होगा जित रॉ मटेरियल से, जो कच्चा सामान है उससे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, जब वो कॉटन है तो उसकी वैल्यू है, लेकिन जब क्लॉथ बन जाएगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, उसकी वैल्यू मोर वैल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, और मोर यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को कुल लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में, कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 2 चरण में हुआ है, पहले पेपर बन रहा है और पेपर से फिर नोटबुक बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग। क्या होता है उद्योग, रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, आर्थिक गतिविधियों से है, जिसमें क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करना, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, निष्कर्षण करना। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये सभी चीज़ें मिलकर इंडस्ट्रीज़ को बनाती हैं। ठीक है, उद्योग यहाँ पे दिया हुआ है उद्योग। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, उद्योग का संबंध किससे है, आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, वस्तु का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, खनिजों के निष्कर्षण, ठीक है, खनिजों का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, अथवा सेवाओं का की व्यवस्था। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, इन सब से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब आगे आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई, डिवाइड किस तरह से किया गया, बांटा किस तरह से किया है। तो इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रॉ मटेरियल्स के बेस पे, साइज़ के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया उद्योग का, इंडस्ट्रीज़ का वर्गीकरण, रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में, उसके साइज़ के रूप में, रॉ मटेरियल साइज़ और ओनरशिप के रूप में। ठीक है, कच्चे माल के रूप में, कृषि और आकार के रूप में, और स्वामित्व के रूप में। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया है, कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। कच्चा माल दिया हुआ है यहाँ पे आपको, फिर यहाँ पे आपको दे रखा है आकार, ठीक है, आकार, और यहाँ आपका दे रखा है स्वामित्व। इन 3 वेज में इनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल के बेस पे कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, रॉ मटेरियल के बेस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और मरीन बेस्ड। सो आगे देखते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, यूज प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है। ठीक है, प्लांट और एनिमल का जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, ये सभी इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री।
ठीक है। यूज़ मिनरल ओर्स एज रॉ मटेरियल, ये मिनरल ओर्स को यूज़ करती है रॉ मटेरियल की तरह। एग्जाम्पल हो गया आयरन इंडस्ट्री, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, आयरन को आयरन ओर से बनाया जाता है। ठीक है। इज़ यूज फॉर अदर प्रोडक्ट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग मटीरियल्स, रेलवे कोचेस, इन सब में आयरन ओर का यूज़ किया जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। ठीक है। आता है फिर मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट फ्रॉम सी एंड ओशंस। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है सी और ओशन से। एग्जाम्पल हो गए सी फूड प्रोसेसिंग, फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। सी एंड ओशन से यूज़ करती है प्रोडक्ट्स। आगे आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के तरह। एग्जाम्पल हो गया पल्प एंड पेपर, जैसे पल्प पेपर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सारे के सारे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का यूज़ करके उससे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ वगैरह बनाने में काम आती हैं, फर्नीचर वगैरह में, बिल्डिंग मटीरियल्स में, बहुत सारी जगहों पर फॉरेस्ट वाली चीज़ों का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसको एक बार हिंदी में क्लियर कर देती हूँ मैं, क्या चीज़ें हैं ये। तो और कच्चा माल के आधार पर इसको कैसे डिवाइड किया गया है, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योग। ठीक है। इसमें पहला क्या है, कृषि आधारित। पहला क्या है, कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। ठीक है। कच्चे माल के वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे। कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्या है, खनिज आधारित उद्योग। प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। खनिज अयस्क जो भी होते हैं उनका यूज़ करके कच्चे माल की तरह यूज़ करेंगे। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं। ठीक है। इसमें भी जो भी चीज़ें बनेंगी, प्रोड्यूस होंगी, वो अदर चीज़ों को, बाकी चीज़ों को क्या करेंगी, उसको ही पोषण देंगी, उसको हेल्प करेंगी। अयस्कों से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण में भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के विनिर्माण में, दोबारा निर्माण में हेल्प कर जाता है, जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाने में काम आता है। ठीक है। उसके बाद समुद्र आधारित है, यानी कि मरीन बेस्ड जो हमने पढ़ा था, सागर और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। जो सागर से, महासागर से जो चीज़ें मिली हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य तेल निर्माण, इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। मत्स्य तेल निर्माण वगैरह करते हैं, इससे यूज़ करते हैं। वन आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है। जो भी उन्हें वनों से चीज़ें मिल रही हैं उसका यूज़ कच्चे माल के रूप में कर रहे हैं। लुगदी एवं कागज़, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। ठीक है। सारी चीज़ें हो गई, ये सारे वन आधारित उद्योग का हो गया। यहाँ तक आपको सब चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। साइज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो साइज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या है, यूज़ लेस कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। लेस कैपिटल, कम पैसे लगेंगे, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट्स आर ऑफन हैंडमेड, ज़्यादातर चीज़ें कैसे बनी होंगी, हैंडमेड बनी होंगी। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग, ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है। इसी में आता है कॉटेज इंडस्ट्री भी आ जाता है। ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री भी आ जाता है, जिसमें हम बात करेंगे बास्केट वीविंग, बास्केट बना रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। आपका कॉटेज इंडस्ट्री भी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो है ही। ठीक है। दोनों चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यूज़ मोर कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें ज़्यादा कैपिटल लगता है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है इसमें, जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, हैवी मशीनरी प्रोडक्शन, ये सभी चीज़ें एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस की जाती है। इसमें बहुत सारा कैपिटल और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। ये आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। तो अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो आकार के आधार पर देखो दो भागों में डिवाइड किया गया, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। ठीक है। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उपयोग किए गए। ठीक है। कुटीर या घरेलू उत्पाद के उद्योग बताए गए यहाँ पे। टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण है। ठीक है। कुटीर वाला ही मतलब वही आपका कॉटेज इंडस्ट्री वाला। ठीक है।
बड़े पैमाने वाले में बड़ी मात्रा में चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा सामान चाहिए होगा। उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, ठीक है। कम पैसे चाहिए, कम प्रौद्योगिकी लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आपको सामान भी थोड़ा ही चाहिए होगा, लेकिन वो वाले में आपको सामान भी ज़्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा लगेगी, सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए होंगी, ठीक है। दोनों के दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे समझाई गई हैं। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के फॉर्म में कैसे डिवाइड किया गया है इसको? ओनरशिप के फॉर्म में इसको 4 पार्ट से डिवाइड किया गया है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन 4 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या है? जिसको ओन और ऑपरेट किया जाता है इंडिविजुअल, कोई अकेला पर्सन इसको ऑपरेट कर रहा है, उसी का है ये पूरा बिजनेस, पूरा ये अकेले मैनेज कर रहा है, ठीक है। कंपनीज ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और फैमिली, किसी कंपनी ने अपना ओन कर रखा है, उसमें कोई एक पर्सन उसको कंपनी को चला रहा है, या उसकी कोई फैमिली है, उस फैमिली उस बिजनेस को चला रही है, तो मतलब क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने उनका पर्सनल है, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। देन बात करते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की। इसमें ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये ओन और ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। इसको गवर्नमेंट चलाती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जो होती है, जैसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, ये सारी की सारी क्या हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ओन कर रही है इन इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ओन एंड ऑपरेटेड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसको ओन और ऑपरेट करते हैं कौन? गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों ओन करते हैं, ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया इसका एग्जांपल, मारुति उद्योग, ठीक है। देन बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर, इसको ओन और ऑपरेट कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर्स ऑपरेट कर रहे हैं। सप्लायर्स, वर्कर्स और दोनों के दोनों, ठीक है। प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स या वर्कर्स या फिर दोनों के दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं, दोनों ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आनंद, जैसे ना गांव वगैरह के एरिया में होता है कि बहुत सारे लोग मिलके एक साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कुछ लोगों ने मिलके कर लिया, इस टाइप का होता है, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल, और सुधा डेयरी, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम हिंदी में। तो स्वामित्व के आधार पर डिवाइड किया गया है इसको। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व या संचालन हाँ तो एक व्यक्ति द्वारा होता है या व्यक्तियों के समूहों द्वारा, ठीक है। एक व्यक्ति करेगा या तो एक व्यक्ति का समूह, मतलब उसके ग्रुप के लोग होंगे, वही सब लोग करेंगे, उसकी फैमिली के लोग हो गए, समझ लो, ठीक है। जैसे HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद अच्छा कहाँ से आ गया मिक्स? सार्वजनिक क्षेत्र था ये, यहाँ से आपका सार्वजनिक क्षेत्र है। उद्योगों का इस्तेमाल संचालन सरकार द्वारा होता है, सरकार चलाती है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में क्या दिया आपका? स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है, ठीक है। स्वामित्व जिसका होगा ये बिजनेस, संचालन राज्य और उसके व्यक्तियों के लोगों के द्वारा होएगा, ठीक है। मारुति उद्योग हो गया जैसे, ठीक है। क्षेत्र का उद्योग उदाहरण, ठीक है। सारे सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों दोनों द्वारा होता है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी। ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के सारी सभी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आता है आपका लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज। लोकेशनल फैक्टर्स क्या हैं इंडस्ट्रीज़ के? तो लोकेशनल फैक्टर्स क्या हैं इंडस्ट्रीज़ के? लोकेशनल फैक्टर्स हैं रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट। मतलब अगर आप कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या फैक्टर्स आपको चाहिए होंगे? उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे? रॉ मटेरियल, आपने क्या सामान यूज़ कर रहे हो। लेबर है आपके पास, काम कराने के लिए, काम करने का, आप अकेले सारा काम अकेले एक पर्सन नहीं कर पाएगा सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल। आपको बिजनेस, अपना इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए बहुत सारा। उसके बाद आप जो भी बनाओगे उसको देने कोई मार्केट भी चाहिए जहाँ पे आप उस सब चीज़ों को बेचोगे, तो आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पावर, बिजली चाहिए उस जगह पर। एक लैंड चाहिए जहाँ पर सारा इंडस्ट्री होगी, उस वहाँ लैंड चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है। सामान आपने बनाया, उसको इधर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारे के सारे लोकेशनल फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जैसे आप यहाँ देखेंगे उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक, ठीक है, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, आपको सारे के सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, ये सभी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम की। Industrial system refers to a framework consisting of input, process and output that work together to manufacture good। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें कि आपका इनपुट भी आता है, प्रोसेस भी आता है, आउटपुट भी आता है। आपने सामान लगाया, फिर आपने उसका प्रोसेस किया, फिर आपको आउटपुट मिला, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग आप सामान बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सारी चीज़ उसमें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये क्या है, आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम का पार्ट है, इंडस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। औद्योगिक तंत्र, इसमें क्या आएगा, पहला इनपुट आ गया। इनपुट का मतलब जैसे रॉ मटेरियल, जो आपने कच्चा सामान यूज़ किया, जो लेबर यूज़ करी, ज़मीन लिया आपने, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रॉ मटेरियल, ये आपका इनपुट है जो आपने लगाया, ठीक है। प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स, में क्या हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है जिसमें आपके रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस, ये प्रोसेस का पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपके रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट के तक पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस हो गया। देन आपका आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट्स, ये क्या है, एंड प्रोडक्ट्स है, एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और ये एंड प्रोडक्ट है और इससे आपको क्या मिलेगी, इनकम अर्न होगी आपकी, यहाँ से आपकी क्या होगी, इनकम अर्न होगी। ये आपका टॉपिक यहाँ तक था, इनपुट आउटपुट वाला, ठीक है। देन हम बात करते हैं, यहाँ आप देखेंगे हिंदी में भी आपको दे रखा है ये चीज़, औद्योगिक तंत्र में औद्योगिक तंत्र, ठीक है, इसमें निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है, ठीक है। आपने पहले कितना लगाया, फिर आपने उसका प्रोसेस होएगा, उसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं, जैसे कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद या उससे अर्जित आय है। निर्गत का मतलब क्या है, आपने लास्ट प्रोडक्ट जो बन चुका और उससे आपको क्या इनकम मिलती है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, लागत, निवेश हो सकते हैं। ये सारी निवेश की चीज़ें होगी। प्रक्रम का मतलब उठाई हो गई, कटाई हो गई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सभी। कमीज जिसे आप पहनते हैं क्या हो गया, ये उसका उत्पादन हो गया, लास्ट प्रोसेस हो गया उसका। इस तरह से प्रोसेस जो चल रहा है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट और प्रोसेस, तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में। दे डेवलप व्हेन मैनी इंडस्ट्रीज क्लस्टर टुगेदर एंड बेनिफिट फ्रॉम देयर क्लोज लोकेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन्स कब बनते हैं, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पर ही इकट्ठी हो गई और अपने एक दूसरे को, अपने आसपास की लोकेशंस को क्या कर रही है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। एंड बेनिफिट फ्रॉम देयर, और अपने आसपास की जगह से बेनिफिट ले रही हैं, उसको दे रही हैं, सब चीज़ें होती हैं। ये आपका क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन है, औद्योगिक प्रदेश है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड के, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल रीजन से मेन वाले, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है मेजर इंडस्ट्रीज़ का, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जर्मनी में, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई सिलिकॉन वैली जैसे सेंट्रल कैलिफोर्निया यूएसए में, बैंगलोर रीजन इंडिया। ये सारे के सारे आपके क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर औद्योगिक प्रदेश में, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं, ठीक है, कि वो आसपास ही हैं और अपने आपस के बेनिफिट जो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी मध्य यूरोप, ये सारे के सारे एरियाज़ है। इसमें आप ये देखेंगे भारत में अनेक प्रौद्योगिक प्रदेश जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, ये सारी की सारी जगह हैं। बाकी इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन था मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। उसके बाद आप ये की टॉपिक पढ़ लीजिएगा जमशेदपुर का। तो इसमें आपको टिस्को का 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जिसको हम टिस्को बोलते हैं। टिस्को की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी स्वामित्व था, ठीक है, निजी था यह मतलब, यानी कि प्राइवेट था। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई, ठीक है। टिस्को कब बना है,
ठीक है। पहली चीज़ टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी कंपनी, ये टिस्को है। टिस्को कब फॉर्म हुआ? 1907 में फॉर्म हुआ। ठीक है, तो और बाद में साक्षी का नाम बदलकर, पहले ये साक्षी में स्टार्ट हुआ था, बाद में साक्षी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? जमशेदपुर। तो आप यहाँ क्या बताएंगे? साक्षी, और साथ में आप इसको बोलेंगे जमशेदपुर। ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगी। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा। ये आप आसानी से कर पाएंगे। अभी ये वाले क्वेश्चंस, कच्चा माल के एग्जाम्पल, अंतिम उत्पाद के एग्जाम्पल, तृतीय आधारित उद्योग के एग्जाम्पल, तृतीय क्रियाकलाप, सारी चीज़ों के एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा और जो भी डाउट हो फिर बताना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।